कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आई नो आपका एग्जाम सीजन चल रहा है, हाफ ईयरली कुछ बच्चों के एग्जाम्स चल रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, रॉकेट। जितना पढ़ा है उतना अच्छे से दीजिए एग्जाम। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागिए, बिकॉज 12th की स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट होती है दैन दी 11। तो किसी भी बच्चे को कोई भी स्ट्रैटेजी में भी डाउट है, बिल्कुल आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। राइट, तो हम चैप्टर नंबर 4 को देखते हैं। हमने सब पढ़ लिया, लिबरलाइजेशन पढ़ लिया, प्राइवेटाइजेशन पढ़ लिया, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो अब देखते हैं कि ये एलपीजी पॉलिसीज जो थी उनके क्या फाइनल इफेक्ट्स हुए, क्या गुड इफेक्ट्स थे, क्या बैड इफेक्ट्स थे। राइट, सो गुड इफेक्ट देखने चलते हैं। सबसे पहले वाइब्रेंट इकोनॉमी, डेफिनेटली जीडीपी की ग्रोथ हुई, 8% पर एनम तक जीडीपी हमारा शॉर्ट अप हुआ था। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा बढ़ा। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो ही आईटी सेक्टर बढ़ेगा, आईटी सेक्टर मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा। राइट, तो आईटी इंडस्ट्री गॉट ग्लोबल रिकॉग्निशन। आईटी मतलब क्या, जो आपका टर्शियरी सेक्टर होता है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें तो तभी बढ़ेंगी ना जब प्रोडक्शन होगा तभी तो मैं उस चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाऊंगी, और तभी तो मुझे बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन का यूजेज ज्यादा आएगा। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज बेसिकली जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाता है और टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो बीच का जो गैप है दैट इज द डेफिसिट। तो डेफिसिट भी रिड्यूस हुआ। 8.5% ऑफ जीडीपी था, अब 3.5% ऑफ जीडीपी। डेफिनेट बात है कि मुझे डेफिसिट को डे बाय डे कम ही करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट अच्छे से मैं कर पाऊं इकोनॉमी में। नेक्स्ट, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पूरी कहानी ही तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से स्टार्ट हुई थी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए थे कि हमको वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा था, फिर वर्ल्ड बैंक ने कंपल्जन कर दिया। सो दैट स्टोरी वी हैव कंप्लीटेड। राइट, तो फाइनली अगर एलपीजी पॉलिसी से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना बढ़े तो क्या मतलब था एलपीजी पॉलिसी लगाने का। राइट, सो डिप्लेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू एलपीजी पॉलिसीज। देखिए, फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं तो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। देखिए, आज मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता है ना पॉकेट में, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चलती हूँ मार्केट में कि नहीं भाई मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। वैसे ही अगर इकोनॉमी के पास पैसा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, तो उसके पास कॉन्फिडेंस है, इवन दूसरे लोगों का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भाई इस इकोनॉमी के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, मैं यहाँ पे अगर पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा कभी डूबेगा नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट इज चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन काफी कम हुआ। इन्फ्लेशन मतलब क्या? महंगाई। 2011 से लेकिन 14 तक कितना था? 6.9% पर एनम। 21-22 में 4.1 to 4.4% पर एनम। असली मुद्दा तो यहाँ है कि इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो राइज इन इंटरेस्ट रेट होता है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अब ये जो एरो डायग्राम है ये कैसे, राइट, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट में कैसे इंक्रीमेंट आएगा, ये मैं उन्हीं बच्चों को बताऊंगी जो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछेंगे। ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी। राइट, तो अगर यहाँ तक वीडियो के पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। सो कमेंट डाउन बिलो, आई विल आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या? जो कंज्यूमर डिमांड करे प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूस करके दे। एंड ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें बढ़ ही रही है कि कंज्यूमर बहुत डिफरेंट चीजें डिमांड कर रहा है एंड प्रोड्यूसर उस चीज को बनाकर भी दे रहे हैं। सो बेसिकली डाइवर्सिटी आ रही है। डाइवर्सिटी आने की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है एंड लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। इसका जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप बिग बाजार में जाते हैं या कोई भी सुपरमार्केट में जाते हैं तो क्या देखते हैं? डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप देखकर ही विजुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको शायद उस चीज की नीड नहीं है लेकिन आप फिर भी उस चीज को परचेज कर लेते हैं। राइट, तो हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ ही रहा है डे बाय डे। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की जितने भी फॉरेनर्स हैं जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में, और गवर्नमेंट को ना क्लियरली इस बात से रिलीफ भी बहुत ज्यादा है कि वो रिलीफ होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला, डोमेस्टिक इकोनॉमी वाज नॉट जनरेटिंग एनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट, कि मैं अपनी, देखिए इन्वेस्टमेंट अगर करना होता है ना तो हम ऐसी जगह करते हैं कि वो बार बार री इन्वेस्ट में उस चीज को कर पाऊं एंड वो एक विशियस सर्कल बन जाता है।
लेकिन हमारी इकोनॉमी ऐसा जनरेट ही नहीं कर रही थी कि जितना एक्स्ट्रा पैसा बचे मैं उसको री इन्वेस्ट करते चले जाऊं। आप बिजनेस में होंगे, अगर आपके फैमिली बिजनेस में है तो आप क्या सोचते हैं कि बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो तो जो प्रॉफिट हो वो मैं री इन्वेस्ट करते चले जाऊं बिजनेस में, तो ग्रोथ होती चली जाएगी। लेकिन हमारी इकोनॉमी तो ऐसी थी नहीं, तो भाई बाहर से इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी था। एंड सेकेंडली, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग ऑब्सोलीट। इंडिजिनस मतलब जो कन्वेंशनल पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो ऑब्सोलीट हो रही थी। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड हो रही थी। तो मेरे को नई टेक्नोलॉजी तो चाहिए, और कैपिटल इंटेंसिव हम खुद है नहीं, तो बचा क्या ऑप्शन, बाहर से लेकर आना। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो दैट वाज अ गुड साइन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। अब लोगों का ना कॉन्फिडेंस आ रहा था हमारी कंट्री के ऊपर कि नहीं, यहां पर हम इन्वेस्ट करेंगे ना तो प्रॉफिट होगा। सो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बढ़े, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस आया, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आया, और जिसकी वजह से हम एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बन गए। देखिए, हर कोई इंसान ना ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां पर उसको दिख रही है कि नहीं ग्रोथ हो रही है। कोई भी इंसान ना डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली ज्यादा होते हैं दैन द डेवलप्ड, क्योंकि डेवलप में तो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुकी है ना, यहां पर हो रही है धीरे धीरे। ओके, एंड शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। सिंपल सा एग्जांपल है, पहले देखिए कोई भी टीवी या एसी के एक दो ब्रांड्स चलते थे जिसकी मोनोपोली चलती थी। आजकल देखिए इतने सारे ब्रांड्स हैं, सब कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आपको प्रोडक्ट देने के लिए रेडी हैं। ओके, सो ओवरऑल इंडिया ने को एक तो ग्रोथ मोमेंटम मिला कि भाई एक ग्रो करने के लिए एक जो पुश चाहिए होता है वो बहुत अच्छा पुश मिल गया, एक पाथ मिल गया। डेफिनेटली कुछ कुछ लूप होल्स थे जो कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन गुड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा थे। एक डाइवर्सिटी मिली प्रोडक्ट्स की कि भाई लोगों को दिखा कि नहीं हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं। डेफिनेटली अच्छे इफेक्ट्स देखे हैं तो बैड इफेक्ट्स देखना तो बनता है, और मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ एग्जाम में बैड इफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, सो फोकस मोर ऑन बैड इफेक्ट्स। लेट्स सी दैट। सबसे पहला क्या है, निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। आप देखिए एलपीजी पॉलिसी में हमने कहीं पर भी एग्रीकल्चर के बारे में कोई बात नहीं करी, और इसके पहले जितने भी रिफॉर्म्स थे वो एग्रीकल्चर फोकस्ड रिफॉर्म्स थे, जहां पर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल ही हमने निग्लेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से मेरा ग्रोथ रेट स्लिप डाउन हो गया 2 to 3% पर एनम। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमने इरिगेशन पर, पावर सप्लाईज पर, मशीनरीज पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगाने के रिफॉर्म्स लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगा, ग्रोथ कम होगी। विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज, जो पेस्टिसाइड्स पर सब्सिडीज मिलती थी वो पार्शियली विड्रॉ कर ली गई, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा जो था वो दूसरे डायरेक्शन में लगाना था, एंड अल्टीमेटली सब्सिडी भी एक बहुत बर्डन है गवर्नमेंट के लिए, राइट। लेकिन सब्सिडीज विड्रॉ कर ली तो पुअर सेक्शंस उस चीज को अफोर्ड करना नहीं कर पा रहे थे, बेसिकली अफोर्ड करना बंद कर दिया था। कट इन द इम्पोर्ट ड्यूटी, हर जगह से इम्पोर्ट ड्यूटी कट डाउन हुई। इम्पोर्ट ड्यूटी कट डाउन होने से क्या होता है, इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। सो फार्मर्स हैव टू फेस कंपटीशन, और कंपटीशन फेस करना पड़ता है तो देखिए किसी एक का फायदा होगा तो दूसरे का नुकसान तो डेफिनेटली होगा ही होगा। एंड नेक्स्ट इज द शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न। आप फूड क्रॉप्स कर रहे थे, सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहे थे, अब क्या करने लगे, कैश क्रॉप्स, दैट इज कॉमर्शियल फार्मिंग। तो बेसिकली ओवरऑल इन सब के चक्कर में फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से लोग फूड ग्रेन्स भी अफोर्ड करना बंद कर दिया, एंड जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ने लग गई, राइट। तो सिंपल सी बात है, देखिए एग्रीकल्चरल ग्रोथ अगर कम होगी या स्लो डाउन होगा एग्रीकल्चरल ग्रोथ, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ अपने आप कम हो जाएगा। रीजन बिहाइंड, जो इंडस्ट्रियल गुड्स का रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से ही आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मेजर लेबर सप्लाई करती है वो एग्रीकल्चर से ही शिफ्ट होंगे इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड द थर्ड पॉइंट, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी और एग्रीकल्चर ग्रो नहीं करेगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाओगे जो वो कंज्यूम कौन करेगा, जैसे कि ट्रैक्टर्स बना लिए, अल्टीमेटली यूज तो एग्रीकल्चरल सेक्टर नहीं करने हैं ना, तो अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो इन सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को यूज कौन करेगा,
राइट? आपको क्लियर है? सो फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई एंड सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बोले वो यही चीज लिखी हुई है। आपको क्लियर है? तो ओवरऑल इन ऑल क्या हमको देखना है कि भाई एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बैरियर्स तो हटा दिए गए थे, डेफिनेट बात है, क्योंकि हमको इंपोर्ट ड्यूटीज कोटाज वगैरह को हटाना था, जिसकी वजह से चीपर इंपोर्ट्स हो रहा था हमारी कंट्री में एंड रिप्लेस डिमांड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। तो हमारे यहाँ की डिमांड बेसिकली कम ही हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट हो रहा है चीपर गुड्स का। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आज मिट्टी के खिलौने आप कितने घरों में देख लेते हैं बच्चों के यहाँ, राइट? सीधा प्लास्टिक के खिलौने देखते हैं बिकॉज चीपर भी है और ड्यूरेबल भी है। एग्जाम क्लियर है आपको, राइट? तो उसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा कम होने लग गई। नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। हम हमेशा फोकस कर रहे हैं कैपिटल इंटेंसिव को कंट्री में लेकर आने की, न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आने की, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वो लेबर को हमारे रिप्लेस करेगी, और हम एक लेबर इंटेंसिव नेशन है, हमको लेबर की जरूरत है, हमको उसको ऑक्यूपाई कराकर रखना ही पड़ेगा। तो बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ी जिससे लेबर रिप्लेस हुई और जिससे जॉबलेस ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉबलेस ग्रोथ? कि भाई इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए तो वो ग्रोथ जो है एक तरीके से जॉबलेस ही है ना, क्योंकि भाई मैं अगर जॉब्स नहीं दे पा रही हूं तो मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पा रही हूं। आई एम नॉट एबल टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ माई पीपल, राइट? माई पीपल मतलब इंडियंस का, राइट? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम नहीं जनरेट कर पा रहे थे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होने लग गया। डिसइन्वेस्टमेंट, देखिए हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन में हमने किया ही क्या था, डिसइन्वेस्टमेंट किया था, कि गवर्नमेंट ने अपना एसेट्स बेच दिया था और वो चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कर दिया था, राइट? हमने यही पढ़ा था डिसइन्वेस्टमेंट। जब तक आप डिसइन्वेस्टमेंट को एज अ पॉलिसी यूज कर रहे हैं, कि हमने टर्म पढ़ा था डेड सोशल वेट, राइट? कि बहुत बोझ हो गया था, इतना ज्यादा हमें आउटपुट नहीं दे पा रही थी, प्रॉफिट्स नहीं दे पा रही थी, तब तक ठीक है, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट को एज अ पॉलिसी यूज करने लगते हो फॉर क्लियरिंग योर फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हमने क्या पढ़ा कि जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम हो जाता है, तो बेसिकली अगर मैं अपने आप से रिलेट करवा पाऊं, तो अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रही हूं मैं अपने बैड डेट्स को क्लियर करने के लिए, तो भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, कि आपकी रेवेन्यू तो इतनी है ही नहीं जितनी आप बता रहे हैं, ओके? या फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मैं अपना सर्वाइवल आगे कैसे चलाने वाली हूँ। तो वैसे ही गवर्नमेंट के साथ था कि भाई उसने अपने एसेट्स बेचे, लेकिन किस लिए? फिस्कल डेफिसिट को क्लियर करने के लिए। मतलब उसके जो रेवेन्यू है वो इतनी ज्यादा है ही नहीं, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा है। तो दो ही तरीके हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ाओ या तो अपने खर्चे को कम करो। ठीक है, आप एक बार अपने एसेट को बेचकर खर्चे चला सकते हो, आगे फ्यूचर में इकोनॉमी कैसे ऑपरेट होगी, राइट? सो दैट वाज अ वेरी क्वेश्चनेबल मार्क ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि आगे की इकोनॉमी का क्या। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिस्कल पॉलिसी। ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स रेट। देखिए हमने टैक्स रेट रिड्यूस किया था। क्यों रिड्यूस किया था? क्योंकि हम चाहते थे कि ज्यादा लोग टैक्स उस चीज को पे करें और टैक्स एवेजन बच जाए, टैक्स की चोरी बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने टैक्स भी कम किया और लोगों ने टैक्स पे भी उतना ज्यादा नहीं किया, तो हमको हमारा रेवेन्यू कम हो गया, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे सारे बैरियर्स हटाने थे, तो वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू खत्म हो गया। अब देखिए एक्सपेंडिचर तो वहीं खड़ा है जहां पर उसको होना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू कम हो गया, तो डेफिनेट बात है फिस्कल पॉलिसी तो बढ़ेगी। तो इस चीज का सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि भाई यहाँ से रेवेन्यू कट होने वाला है, तो मैं उस चीज को कहां से सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। Okay, next point is lopsided growth process. It was majorly focused on IT growth. Basically, tertiary sector पर ज्यादा फोकस किया गया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर को हमने निग्लेक्ट कर दिया। और देखिए एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं अच्छा होगा तो डेफिनेट बात है आईटी भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर इफेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। डेफिनेट बात है, सबको अपनी इंडस्ट्रीज जो है, सबको कुछ भी डेवलपमेंट करना है वो अर्बन एरियाज में ही प्रेफर करेंगे। सो दैट लेड टू अ रूरल अर्बन गल्फ, कि रूरल एरिया और बैकवर्ड होता जा रहा था एंड अर्बन एरिया वाज डेवलपिंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म। देखिए एमएनसीज वो ग्रोइंग, एमएनसीज बहुत अच्छे रेट पे बढ़ रहे थे,
मल्टीनेशनल कंपनीज, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो, एक्सप्लॉइट करे थे इंडियन मार्केट को कि बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो थे, जितना भी कंपटीशन चल रहा था ना, उसको डील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने कभी कॉम्पिटिशन्स देखे नहीं, दूसरी बात उनके पास इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं था क्योंकि उनके कॉस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई थे, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। एंड नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म मतलब क्या कि भाई आज जो सामने वाला डिमांड कर रहा है वो हम चीज़ें बनाकर दे तो रहे हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे जितनी उनकी कैपेसिटी है। तो बेसिकली पीपल वर स्पेंडिंग बियॉन्ड देयर मीन्स कि भाई आज सैलरी 10,000 की है लेकिन खर्चा मैं 15,000 कर रही हूँ, लेकिन वो 5,000 बोरो करके खर्चा कर रही हूँ। तो आप देखिए डेवलप्ड कंट्रीज जितनी भी होती है ना, उनका थॉट प्रोसेस कभी भी नो सेविंग्स पर चल रहा होता है, और हमारी कंट्री भी धीरे धीरे उस पाथ पर चलती चली जा रही है जहां पर सेविंग्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा। एंड जो नई जनरेशन है उनकी सोच तो ये है ना कि भाई आज स्पेंड करो, आज खर्चा करो, खत्म करो, राइट? बट सेविंग्स आर इक्वली दैट इंपॉर्टेंट। ओके, सो दीज वर ऑल अबाउट द बैड इफेक्ट्स। हमने गुड इफेक्ट्स देखे, बैड इफेक्ट्स देखे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा मैम किधर जाएं, बड़ा कंफ्यूजन है, गुड भी पढ़ा दिया, बैड भी पढ़ा दिया। तो आइए कंक्लूजन भी देख लेते हैं इस टॉपिक का एंड इस चैप्टर को ऑफिशियली ओवर करते हैं। विच वे टू गो, शुड वी अडॉप्ट एलपीजी पॉलिसी और नो, राइट? तो देखिए द आंसर इज वी शुड। एलपीजी पॉलिसी ही एक ऐसी पॉलिसी है जो हमको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी, बट विथ प्रिकॉशन। सबसे पहला क्या है, वी शुड नॉट सरेंडर टू द बिग प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ऐसा नहीं है कि जो वो बोले वो हमको करना ही करना है, वी कैन हैव अ से। नेक्स्ट इज शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स व्हाइल अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी इकोनॉमी के कुछ पॉलिसीज होने चाहिए जिसकी वजह से मेरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का भी इंटरेस्ट बना रहे और जिनको उनको लॉस नहीं हो। नेक्स्ट इज डू नॉट बिकम इकोनॉमिकल सर्वेंट ऑफ द एमएनसीज। जैसे जैसे हमको एमएनसीज रूल करें वैसे वैसे रूल होने की नीड नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस स्टिल हम लगा सकते हैं, जैसे बिल्कुल हमने फ्री कर दिया रिस्ट्रिक्शन लेस, वैसा नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम यूज करेंगे तो बेटर होगा। And channelize FDI. FDI means foreign direct investment into infrastructure rather than retail trading or फास्ट फूड आउटलेट्स। जैसे आपके फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, जैसे डोमिनोज है, KFCs हैं, ये सारे फॉरेन आउटलेट्स हैं, ये कोई इंडियन ब्रांड्स तो है नहीं, राइट? वो आते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर, अपना ही फायदा कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, हमारा भी फायदा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दिखता है, सब कुछ है, लोगों को डाइवर्सिटी मिलती है। लेकिन अगर कोई फॉरेन से आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें हमको ज़्यादा फायदा है। कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है उसमें 10 दुकानें खुलेंगी, 10 दुकानें खुलने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो देखिए कैसे चेन फॉरवर्ड होता चला जाएगा। तो हम इन्वेस्टमेंट वहीं चैनलाइज करें ना जहां मेरा ज़्यादा प्रॉफिट है, राइट? क्लियर है आपको? देखिए हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स ऑफिशियली डन है, वी आर ऑफिशियली डन विद द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सो ये 4 चैप्टर्स ही हैं जो आपके एक स्टोरी लाइन क्रिएट करते हैं। आप एक स्टोरी की तरह इसको पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। लेकिन वहीं आप इस चीज़ को रट्टाफिकेशन में जाएंगे ना, तो वहीं आपको लगेगा भाई इंडियन इकोनॉमिक्स तो बहुत बोरिंग है, राइट? सो द चॉइस इज योर्स, आपको कैसे पढ़ना है। और कोई भी डाउट्स है तो कॉमेंट सेक्शन तो आपके लिए बिल्कुल हमेशा खुला हुआ है। टिल देन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ थोड़ा प्यार दिखाइए, कमेंट्स करिए, आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।